हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। हम लोग कल एक एनिमल के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था नियंथीज, है ना। नियंथीज के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। इसका डायग्राम कल हम लोगों ने बनाया था, आप सभी ने ड्रॉ किया था वो डायग्राम। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स अपने डायग्राम में देखेंगे, जरा निकाल लीजिए अपना डायग्राम, ठीक है। यहाँ जब हम बात करें क्लास नियंथीज के बारे में, ठीक, तो यहाँ आप लोग जानते हैं कि कल आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था, तो नियंथीज को हमने किसमें रखा था, संघ था इसका एनिलिडा। एनिलिडा का की कैरेक्टर क्या होता है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। एक तो ये खास बात बताई थी कल वर्गीकरण में कि इसकी बॉडी कैसी होती है, थोड़ी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड होने के साथ साथ पर क्या उपस्थित होते हैं हर एक सेगमेंट पर, पार्श्वपाद, ठीक है ना। शरीर खंडित था इसका और पार्श्वपाद उपस्थित होते हैं हर एक खंड पर। पार्श्वपाद मतलब पैरापोडिया उपस्थित होते हैं, यही बताया था, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट पर जब पार्श्वपाद उपस्थित होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके दो सेगमेंट, दो खंडों को छोड़कर, दो खंडों को छोड़कर पार्श्वपाद पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे, पहला खंड जो हेड रीजन है, डायग्राम में देखिए कल ड्रॉ किया था ना डायग्राम, तो इसका हेड रीजन जो है उस पर पार्श्वपाद नहीं बनाए हैं, और सबसे पीछे की तरफ आपका एनल सेगमेंट जो है वहां पर पार्श्वपाद नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों खंडों पर पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। इन दोनों खंडों को छोड़कर बाकी सभी खंडों पर एक एक जोड़ी पार्श्वपाद पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें इसके शरीर की संरचना पर, तो इसके शरीर को हम तीन भागों में विभक्त कर देते हैं, सिर, धड़ और गुदा, ठीक है, एनस। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इसके हेड रीजन की। तो इसके हेड को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोस्टोमियल एंड पेरिस्टोमियल रीजन। देखिए आपके डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है आपका पेरिस्टोमियल रीजन और उसके नीचे उपस्थित होता है प्रोस्टोमियम रीजन। पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम दिख रहा है कि नहीं? देखिए अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बताइए, मैं दोबारा ड्रॉ करने के बाद फिर समझाऊंगी आप लोगों को।
जिस भी स्टूडेंट ने ड्रॉ नहीं किया हो वो ड्रॉ करता चले साथ के साथ, ठीक है। हाँ हाँ, ये भी ड्रॉ करना है। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर, होप सो आप सभी ने ये ड्रॉ किया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे, ठीक है। तो क्लास, जब हम बात करते हैं आपकी नेरिस के बारे में, ठीक है, नेरिस कहें चाहे नियंथीस कहें आप, ठीक है, इसे हम किस एनिमल के टर्म में पढ़ रहे हैं, नियंथीस के नाम से, और कभी कभी आपके उसमें एग्जाम में नियंथीस के नाम से आता है, नीरिस के नाम से कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही टर्म पता होने चाहिए, ऐसा ना हो कि नीरिस के नाम से तो आप जानते हो लेकिन नियंथीस के नाम पर आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही एनिमल है। तो यहाँ पर जब हमने बात बताई थी कि नियंथीस एनिमल पर क्या उपस्थित होते हैं, पार्श्वपाद उपस्थित होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, खंडों में विभक्त होती है, और हर एक खंड पर पार्श्वपाद पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं हमने क्या कहा कि इसके एक तो मुख्य रीजन पर पार्श्वपाद उपस्थित नहीं होते और इसके एनस वाले खंड पर पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। इन दोनों खंडों को छोड़कर बाकी संपूर्ण जितने भी शरीर है इसका, उस पर पार्श्वपाद उपस्थित होंगे, ठीक है। वहीं सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसके हेड रीजन की, ठीक है। इतना पोर्शन देख रहे हैं आप, ये है इसका सिर, ठीक है। तो इसका सिर जो है वो दो भागों में विभक्त होता है। सबसे ऊपर की तरफ के भाग को बोलते हैं पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम पार्ट, यानी कि पेरिस्टोमियम भाग। वहीं दूसरा होता है आपका प्रोस्टोमियम भाग, ठीक है। तो ये दोनों पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम, ये दोनों भाग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सिर का निर्माण करते हैं। जब हम बात करें इसके पेरिस्टोमियम भाग की, ठीक है, तो पेरिस्टोमियम भाग में क्या उपस्थित होते हैं, दो जोड़ी आंखें, संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, दो जोड़ी संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार बनाए हुए हैं ना, तो इसलिए दो जोड़ी बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस पर एक जोड़ी पाल्प पाए जाते हैं, एक जोड़ी टेंटिकल्स पाए जाएंगे। जब हम बात करें यहाँ पर टेंटिकल्स की, टेंटिकल्स पाल्प ये दोनों ही संवेदांग हैं इनमें, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन समझते हैं ना आप लोग, संवेदांग के रूप में इसमें पाल्प और टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। वहीं जब हम बात करें क्लास इनके की, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना तो क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक पैरापोडिया तोड़ते हैं और उसको थोड़ा सा बड़े रूप में दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं, आप सभी ने, ठीक है, गुड। जब हम बात करें क्लास इनके गमन की, तो इनमें गमनांग के तौर पर क्या उपस्थित होते हैं, इनमें पार्श्वपाद पाए जाएंगे, ठीक है। एनिलिड में नियंथीस की एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है, कि इनमें गमनांग के तौर पर क्या पाए जाते हैं, पैरापोडिया पाए जाते हैं, मतलब पार्श्वपाद।
एनिलिडा की खासियत ही पार्श्वपाद सीटी का उपस्थित होना होता है। लेकिन सीटी, आपके पार्श्वपाद पर सीटी उपस्थित होती है ना, साथ में सीटी भी एक तरीके गमनांग ही है, जो एनिलिडा का जब वो बताए थे लक्षण, उसमें बताया गया था ये बात। उसमें जब क्लास हमने हीरोडिनिया बताई थी जिसमें जोंक आता है, ठीक है, तब उसमें क्या बताया था कि इसमें पार्श्वपाद भी पाए नहीं जाते हैं और सीटी भी अनुपस्थित होती हैं, ठीक है ना। उसमें आपने कहीं जोंक देखी हो तो कभी उसमें कोई भी गमनांग देखा है? उसमें गमनांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि एनिलिडा इंपॉर्टेंट है क्लास, थोड़ा ढंग से पढ़ लो इस चीज को, इसकी क्लासेस वगैरह स्पेशली मैंने सभी क्लासेस नहीं बताई हैं, लेकिन ऑर्थ्रोपोड, एनिलिडा इनकी तो बताई थी, है ना। अभिषेक ने तो शायद ली भी थी। ये है इसमें सीटी, हर एक पार्श्वपाद पर उपस्थित होती है ये सीटी। आप लोग के पूरा नहीं बता रहे इसमें। हाँ भाई, हम बात करें क्लासेस के पार्श्वपाद के बारे में, तो यहाँ पर डायग्राम जो बनाया हुआ है ये पार्श्वपाद का है, पहली बात, ठीक है। पार्श्वपाद, हर एक पार्श्वपाद दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं नोटोपोडियम एंड न्यूरोपोडियम, ठीक है। तो ये पूरा पार्श्वपाद है जिसके दो भाग हैं, ऊपर वाला नोटोपोडियम और नीचे वाला न्यूरोपोडियम, ठीक है। नोटोपोडियम जो होता है वो इसका पृष्ठ भाग बनाता है और न्यूरोपोडियम इसका वेंट्रल अधर भाग बनाएगा, ठीक है। इस पर दोनों पर क्या उपस्थित होते हैं? सिराई पाए जाते हैं। जैसे जो पृष्ठ भाग पर उपस्थित है उसे हम कहते हैं डोर्सल सिराई, और जो अधर भाग पर, अधर समझते हैं, पृष्ठ और अधर में अंतर जानते हैं आप? पृष्ठ और अधर में अंतर जानते हैं बेटा? देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ, मगर पृष्ठ होता है ये आपका सबसे ऊपर वाला चीज, ये पृष्ठ है, ठीक। ये नीचे वाली चीज होती है अधर, ठीक। वहीं ये साइड की चीज जो होती है लेटरल, जिसे हम बोलते हैं, इसे बोला जाता है पार्श्व, ठीक है। तो ये तीन टर्म है हिंदी के, मतलब डोर्सल जो इसका ऊपर भाग वाला भाग होगा वो, वेंट्रल इसका सबसे नीचे वाला भाग, और जो साइड का पोर्शन होता है ये लेटरल भाग जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में हम पार्श्व, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज कभी मत होना आप। तो यह डोर्सल सिराई है, इसका पृष्ठ भाग वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर जो सिराई पाई जाएंगे उसे हम कहते हैं आपका डोर्सल सिराई, जो अधर की तरफ पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे वेंट्रल सिराई, ठीक है। डोर्सल सिराई, पृष्ठ वाले भाग पर जो सिराई उपस्थित हैं वो हमेशा बड़े होते हैं वेंट्रल सिराई से, ठीक है। वेंट्रल सिराई छोटे होते हैं। इनमें कुछ सीटी उपस्थित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, अब चूंकि नोटोपोडियम में उपस्थित है तो हम इन्हें कहेंगे नोटोकीटा के नाम से। वहीं जब ये चीज किसमें उपस्थित होंगी? न्यूरोपोडियम में, तो इन्हें हम कहते हैं न्यूरोकीटा के नाम से, ठीक है, या न्यूरोसीटा के नाम से भी इन्हें आप जानेंगे। वहीं इनमें कुछ पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं एसिक्युलर मसल। क्या कहते हैं? एसिक्युलर मसल के नाम से हम जानते हैं। ये एसिक्युलर मसल का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होते हैं, वो समझिएगा क्लास। ये एसिक्युलर मसल की मदद से ही कोई भी एनिमल जो है मूव कर पाता है। अगर हम अपने उंगलियों को इस तरह से हिला पा रहे हैं तो किसकी मदद से? पेशियों की मदद से, मसल्स की वजह से। तभी तो बहुत सारे लोग बेचारे अपना हाथ भी नहीं हिला पाते, क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है ना। तो मसल्स की वजह से ही हम ये सब काम कर पाते हैं। तो ये मसल्स जो है ना, जब ये
पीछे की तरफ इनमें खिंचाव होगा, ठीक है, उस वक्त ये आपका जो पार्श्वपाद होता है ये उठता है, और जब इनमें थोड़ा सा फैलाव होता है तब उस वक्त ये पार्श्वपाद नीचे जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब नीरिस जो है मतलब नियंत्रित एनिमल रेंग कर क्रॉलिंग के करके क्या करता है, गमन करता है, क्रॉलिंग करके। तो जिस तरह से आप एक मछली उसको छिपकली को चलते हुए देखते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से इनमें ये पार्श्वपाद भी चला करते हैं। तो इनके गमनांग के तौर पर इसमें जो पेशी उपस्थित होती है जो इनके गमन में मदद करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिक्यूलर मसल, ठीक है, ये एसिक्यूलर मसल हैं जो आगे जाके सेप्टा भी बनाती हैं इसमें, ठीक है। तो इतना तो आपके सिलेबस में नहीं है, खैर समझ में आया पार्श्वपाद, होप सो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनमें प्रजनन के बारे में, क्लास रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर इनमें प्रजनन के बारे में। तो नीरिस में इनकी जो प्रजनन अवस्था होती है वो इस नियंथीस से थोड़ी सी डिफर हुआ करती है, थोड़ी अलग हुआ करती है। कैसे? ये अपने प्रजनन काल में नेरिस से कन्वर्ट होके बन जाता है हेटेरोनीरिस। ये डायग्राम जो बनाया है ये हेटेरोनीरिस का है। क्या है ये? हेटेरोनेरिस, ठीक है, हेटेरोनीरिस। जब हम बात करें क्लास नीरिस और हेटेरोनीरिस में क्या अंतर है, तो उसमें एक ही अंतर आता है कि ये प्रजनन काल में ये इनकी प्रजनन अवस्था होती है। नीरिस की प्रजनन अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? हेटेरोनीरिस के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है कि नीरिस की प्रजनन अवस्था कौन सी होती है, तो हेटेरोनीरिस। बकायदा ये आप लोगों के में शायद उसमें भी होना चाहिए प्रैक्टिकल में कि यहाँ पे स्पेसिमेंस अगर हुए तो दोनों ही दिखाए जाते हैं, नीरिस और हेटेरोनीरिस एक साथ, क्योंकि ये जो होता है हेटेरोनीरिस ये शरीर में नीरिस से थोड़ा सा बड़ा होता है। जब इनकी प्रजनन अवस्था आती है तब उस दौरान ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे नीरिस जो नियंथीस बनाया था अभी, वो हमेशा चट्टान में या स्टोन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल भी कहाँ बनाएंगे? जहाँ थोड़ा पानी वगैरह ऐसा रहता है, जैसे समुद्र के आसपास, नदी के पास में, ठीक है, ऐसी जगह पर ये क्या बनाते हैं? बिल बनाते हैं। जैसे ही इनकी प्रजनन अवस्था आती है वैसे ही इनके शरीर में थोड़ा सा बदलाव होने लगता है और इनका शरीर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, ठीक है। इनके पैरापोडिया जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि इस तरीके से कि ये पानी में आराम से तैर सके। इनके पैरापोडिया जो ना पार्श्वपाद, उनमें कुछ इस तरह से अंतर आता है कि नॉर्मल पैरापोडिया से फिर ये इस तरह के हो जाते हैं कि आराम से ये तैरने में उनकी मदद करें, ठीक है। उस वक्त अपनी प्रजनन अवस्था में ये अपने बिल से बाहर आता है रेंग कर। भाई इनमें गमन कैसे होता है? रेंग कर होता है, क्रॉलिंग के तरीके से होता है, ठीक है। और ये पानी में प्रवेश कर जाते हैं अपनी प्रजनन अवस्था में। तो प्रजनन अवस्था कौन सी है? हेटेरोनीरिस है। तो हेटेरोनीरिस में अब बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका जो शरीर होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है और दो भाग में बट जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं एटोक, एटोक रीजन। क्या बोलते हैं? एटोक रीजन बोलते हैं। और ये एटोक रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं नॉन सेक्सुअल क्षेत्र, मतलब अलैंगिक क्षेत्र। अलैंगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं इस एटोक रीजन को? क्योंकि इस क्षेत्र में एक भी जेनाइटल पोर उपस्थित नहीं होते हैं, एक भी जनन छिद्र उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक क्षेत्र। इसमें जो लैंगिक जो क्षेत्र है वो इसके नीचे के क्षेत्र को बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो बाद में आपके प्रजनन होगा, ठीक है, वो इस क्षेत्र से हुआ करता है। ऊपर वाला क्षेत्र तो इसका अलैंगिक क्षेत्र है, ठीक है। वहीं मैंने क्या बताया? हेटेरोनीरिस का शरीर दो भाग में विभक्त हो जाता है। एक एटोक रीजन जो अलैंगिक क्षेत्र है क्योंकि इसमें जनन क्षेत्र अनुपस्थित है। वहीं एटोक रीजन के नीचे का जो ये क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं एपिटोक क्षेत्र।
क्या बोलते हैं? एपिटॉक क्षेत्र। ये एपिटॉक क्षेत्र जो है इसे हम बोलते हैं लैंगिक क्षेत्र। क्या बोला जाता है? लैंगिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसी रीजन में इनके लैंगिक जनन जो है वो डेवलप होते हैं, परिवर्तित होते हैं इसी क्षेत्र में। ऊपर वाले क्षेत्र में तो एज इट इज नीरिस के जैसे ही रहेंगे सेगमेंट्स, ठीक है, लेकिन एपिटॉक में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, इनमें जनन छिद्र बनने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें? तो ये प्रजनन काल में ये नीरिस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? हेटेरोनीरिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं इनकी टेंटिकल्स में अंतर आता है, टेंटिकल्स, पाल्प और इनमें और भी जितने भी वो होते हैं सेंसरी ऑर्गन, वो सब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो जाता है? थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो जाएगा। ये तो आपकी दो जोड़ी आंखें हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे आगे क्लियर? नाम क्या है? आयुषी। समझ में आ रहा है ना बेटा? गुड। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, होप सो। क्लियर? चलिए, जब हम बात करें क्लास इसमें, अब प्रजनन कंप्लीट होता है, अब हम बात करेंगे इसमें उत्सर्जन के बारे में। तो क्लास जब हम बात करें इसमें उत्सर्जन के बारे में, तो नीरिस में या नियंथिस में उत्सर्जन जो है वो एक स्पेशल टाइप की चीजों से होता है, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। क्या बोलते हैं? नेफ्रिडियोपोर, और इसे हिंदी में बोलते हैं उत्सर्गिकाएं। उत्सर्गिकाएं, ठीक है। अब आप नेफ्रिडियोपोर याद रखें चाहे उत्सर्गिकाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको हम वृक्कक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्कक। ठीक है, तो इसमें उत्सर्जन जो है वो वृक्कक के द्वारा हुआ करता है। ठीक, वहीं जब हम बात करें कि ये जो एनिलिडा के सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके सीलोमेट होते हैं, मतलब गुहिकीय। गुहिकीय मतलब सीलोमेट मतलब, हाँ, इनमें सच्ची गुहा पाई जाती है। ठीक है, मतलब सच्ची गुहा से मतलब इनमें सील उपस्थित होती है। आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, दो जनन क्षेत्र है यहाँ पर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, जब पॉरीफेरा के बारे में बात करें कि जिसमें क्या होता है, द्विजनन स्तर होते हैं, लेकिन पॉरीफेरा में इन दोनों क्षेत्रों को हम अलग से बोलते हैं। हम एक्टोडर्म एंडोडर्म ना बोलकर गैस्ट्रल एपिडर्मिस एंड डर्मल एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं इसको हम, है ना। लेकिन बाकी के जो जंतु होते हैं जिनमें उनका जो स्किन है वो द्विस्तरीय होती है, तो उसमें हम एक्टोडर्म एंडोडर्म के नाम से ही जानते हैं, है ना। जिनके बीच में क्या भरा रहता है? मीजोग्लिया भरा रहता है। ये स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट करवाया था उस वक्त बताए थे, एसीलोमेट मतलब अगुहिकीय और कूट गुहिकीय और गुहिकीय के बारे में तीनों टर्म बताए थे क्लास मैंने, कि इसमें बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया भरा रहता है तो अगुहिकीय है। जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कहीं कहीं तीसरा जनन स्तर मतलब मीजोडर्म उपस्थित हो, ये कहीं कहीं बनाया हुआ है, तो ये कूट गुहिकीय है। ठीक है, क्योंकि ये कूट गुहा बनती है। एक होते हैं जिसमें सच्ची गुहा होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और इनके बीच में क्या उपस्थित होगा? तीसरा जनन स्तर एंडोडर्म। ठीक है, तब वहां पर ये वाला स्तर देख रहे हैं, ये वाली जगह, ठीक है, ये है इसकी गुहा, सच्ची गुहा, जिसे हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये सीलोमेट है। तो इसमें जब हम इसका वो देखेंगे, एनिलिडा के जंतु का सेक्शन काट कर देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से सीलोम दिखाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए हम मैंने क्या बोलते हैं? सीलोमेट, गुहिकीय या गुहिकीय प्रकार के जंतु बोलते हैं एनिलिड को। ठीक है, चलिए यहाँ कंप्लीट करते हैं अब आपका। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, समझ में नहीं आता है तब आप पूछ लेना फिर। ठीक है,
आप लोगों को बताया था कि एनिलिडा में अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या होता है, परिवर्धन। इनमें परिवर्धन जो है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब हाँ, लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, क्या होती है, इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, तो एनिलिडा के जो लार्वा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, समझ में आया होगा, होप सो आप लोगों को नियंतीस। मैम रिजॉइन कराना है, फर्स्ट ईयर आप लोग रिजॉइन कीजिए, इसके बाद फिर हम बात करेंगे हीरोडिनिया